साथ मैथ्स यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गजराज पगारिया जी, मैं मंच पर उनको बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर अरविंद तिवारी हैं जो कि रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के। तो प्लीज़ मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मंच पर आएँ। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि आप लोगों की बात हो रही है और आप लोगों के ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ये जब मंच पर आए तो इनके लिए भी उतनी ताली बजनी चाहिए। तो ज़ोरदार तालियों से मैं दोनों ही गेस्ट का स्वागत करती हूँ और चलिए फिर इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त हैं गजराज पगारिया जो कि मैथ्स यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, डॉक्टर अरविंद तिवारी जी हैं, रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के। और सबसे पहला सवाल गजराज पगारिया जी आपसे, और मैं सवाल पूछने से पहले आपसे ये पूछूंगी कैसा लगता है कि जब आपकी स्टूडेंट आपका इंटरव्यू ले रही हो? यही तो हमारी खासियत है कि हमने इतने काबिल बच्चे तैयार किए हैं जिनके अंदर ना सिर्फ आत्मविश्वास है बल्कि उन्होंने जीवन में ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां मैथ्स का नाम भी अच्छा हो रहा है और उनका खुद का नाम भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने तारीफ इनडायरेक्टली हम लोगों की भी कर दी है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। टीचर से वैसे सुनने नहीं मिलता है, खासकर वो बोलते रहते नहीं कोशिश और करनी चाहिए, कोशिश और करते रहनी चाहिए। डॉक्टर अरविंद जी, किस तरीके से डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा लोगों को मिल सके उस क्षेत्र में काम कर रही है? डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय था। हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना ही देश में एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में हमने की थी। हम पूरे प्रदेश के अर्बन एरिया को छोड़ करके शेड्यूल ट्राइब एरिया में गए थे और हमारा पहला मोटो था कि हम साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में हम उसको टाट करें। और इस उद्देश्य से हमने कोटा जैसे रिमोट एरिया में इसकी स्थापना की। आज 18 वर्ष बीत गए हैं। विश्वविद्यालय जो है वो प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय है जो नैक से ए ग्रेडेड है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए 2021 से ही तैयार है। आज यहाँ पर 12वीं के विद्यार्थी बैठे हुए हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझें और उस हिसाब से उसमें जो कैरियर अचीवमेंट की जो नई संभावनाएं हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ें। और डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय ने इस दिशा में बड़ा लंबा कार्य किया है जिसको नैक ने अप्रिसिएट किया भी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से हम ट्रेनिंग देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो गजराज सर, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। मैथ्स यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की एक ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो इंजीनियरिंग हो या फिर नॉन टेक्निकल कोर्सेज हो, सब कोर्सेज आप लोगों के पास है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी से अलग कैसे है मैथ्स यूनिवर्सिटी? देखिए, हम लोग जो हैं बच्चों का होलिस्टिक 360 डिग्री डेवलपमेंट करने पे विश्वास रखते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनको जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे उनकी अदर एक्टिविटीज़ हो, उसमें कैसे वो आगे बढ़ें और आगे चल के वो नौकरी करने का नहीं सोचें, वो खुद अपना व्यवसाय करने का सोचें। और उसी का ही परिणाम है कि पिछले 18 वर्षों में हमने 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और उसमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है और वो आज सक्सेसफुली अपना बिजनेस चला रहे हैं। बहुत से फैशन डिजाइनिंग के हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे अपना नाम स्थापित किया है और आज वो दिल्ली, बम्बई जैसे बड़े महानगरों में अपने बुटीक चलाकर उससे अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं और अपना नाम भी रोशन किया उन्होंने। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आज ही हमने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 10 क्लब का निर्माण किया है। अलग अलग क्षेत्र के क्लब हैं जिसमें टेक्नोलॉजी है, फैशन है, स्पोर्ट्स है। जिस बच्चे की जिसमें रुचि है उसको ज़रूरी है कि उस क्लब का मेंबर बने। एक क्लब का मेंबर बनना हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। उसमें वो जो उसकी मन की इच्छा है, उसका जो हुनर है, जो उसकी चाहत है, वैसा वो अपने आप को डेवलप करेगा और पढ़ाई के अलावा उसमें भी एक नया मुकाम हासिल करेगा और अपने आप को उस तरीके से वो ग्रूम करेगा। ऐसा हम लोगों का सोच है।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी सोच है क्योंकि आप आत्मनिर्भर बना रहे हैं स्टूडेंट को, इनडायरेक्टली आप ये बिल्कुल। कहना चाह रहे हैं कि वो खुद का अपना व्यवसाय शुरू करे। लेकिन आप क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ में एजुकेशन कहाँ पर है, क्या बेहतर करने की ज़रूरत है और मैथ्स यूनिवर्सिटी का आने वाले समय में क्या योगदान देखने को मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ निर्माण का वैसे तो बहुत से क्षेत्रों में फ़ायदा हुआ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, उस समय कुछ शासकीय विश्वविद्यालय यहाँ पे थे और नेशनल लेवल के कोई इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं थे। लेकिन आज ना सिर्फ शासकीय विश्वविद्यालय हैं, बल्कि निजी 17 से ज़्यादा विश्वविद्यालय निजी बन चुके हैं यहाँ। जितने भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, चाहे IIM हो, IIIT हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, जो भी इंस्टीट्यूट हैं वो सारे छत्तीसगढ़ में आ गए हैं। तो छत्तीसगढ़ अब एक देश के बहुत बड़े एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है और यहाँ पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जो अच्छे प्रोफेसर यहाँ से बाहर चले गए थे, कुछ तो विदेशों में भी थे, अब जब छत्तीसगढ़ में शिक्षा का ऐसा वातावरण बन रहा है तो वो भी यहाँ लौट के आ रहे हैं और वो यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर अरविंद जी, आपसे भी मेरा सवाल यही रहेगा कि आप कंपेयर करिए कि 5 साल पहले छत्तीसगढ़ में एजुकेशन सिस्टम क्या था और आज 5 साल बाद आप कहाँ देखते हैं और क्या लगता है कहाँ पर और बेहतर किया जा सकता है? जी रचिता जी, प्रदेश को हम देखें तो प्रदेश के गठन के बाद न केवल शिक्षा बल्कि सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। IIT का आना, IIM का आना, NIT का बनना, ये प्रदेश के उच्च शिक्षा को लेकर के एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। निश्चित रूप से प्रदेश में पहले से ही शिक्षा की अनंत संभावनाएं थी और उसके विकास सतत रूप से हो रहे थे। इन इंस्टीट्यूशंस के आने के बाद ये एक नए पायदान की ओर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ बनने के पहले ही लोक कला, संस्कृति, पर्यटन को लेकर के रही है। इस दिशा में मुझे लगता है पहले भी काम हुए हैं पर और भी काम होने की आवश्यकता है। और आज जिस हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, AI, मशीन लर्निंग जैसे, तो टेक्नोलॉजी पार्क की ज़रूरत आज प्रदेश का युवा महसूस कर रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी में जिस दिशा में हम काम कर रहे थे उससे आगे एक नई टेक्नोलॉजी और नए आयाम जिसको हम फ्यूचर स्किल कह रहे हैं, उस दिशा में काम करने की अभी आवश्यकता है। ठीक है, मैं आपको बस 1 मिनट के लिए रुकना चाहूँगी। जो आरुष साहू के म्यूजिशियंस हैं, प्लीज़ आप आ जाइए, अपनी सीट ले लीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता कि टीवी चला रहे हैं तो टीवी में हर कुछ टाइमली होना चाहिए। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसीजर में आगे बढ़ना है। तो आरुष साहू के सभी म्यूजिशियन प्लीज़ आ जाएं क्योंकि इसके बाद हम उस सेशन के लिए आगे बढ़ेंगे और आरुष साहू के म्यूज़िक से ये पूरा ही ऑडिटोरियम गूंज उठेगा। तो सर, मैं आपसे यही चीज़ समझना चाहूँगी आखिरी कि जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे कोर्सेज हैं जो कि बहुत अच्छे से अपना एक स्पेस क्रिएट नहीं कर पाए हैं। उसके लिए आगे क्या प्लानिंग है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, मतलब क्या करने वाले हैं आप? अब विश्वविद्यालय में लगभग सारे कोर्स हमारे पॉपुलर हैं और आप जिस क्षेत्र की बात कर रही हैं वहाँ पर हमारे ग्रामीण विद्यार्थियों को आकर्षित करने की ज़रूरत है और उनके संभावनाओं को, रोजगार की संभावनाओं को, अपने को उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर वो संभावनाएं आएंगी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी छत्तीसगढ़ की ओर देख रही है। जैसे हमारे विश्वविद्यालय को DST ने 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। पहले वाले सेशन में जिस इंक्यूबेशन सेंटर की बात हो रही थी, वो प्रदेश का सबसे बेहतर इंक्यूबेशन सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी यूनिवर्सिटी में क्रिएट किया है, जो कि अभी फंक्शनिंग होना बाकी है। इसके अतिरिक्त जो आप कह रही थी कि बच्चों को हम बुलाएं कैसे और उनको एक नए आयाम की ओर कैसे ले जाएं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो प्रदेश की पहचान है उस दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। तो अगला सवाल गजराज पगारिया जी आपसे रहेगा और मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि चाहे हम एजुकेशन के सेक्टर में किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं, मैथ्स यूनिवर्सिटी अपने एक अलग विजन के लिए हमेशा से जाना जाए और लोग वहाँ पर बिजनेस स्टडी और ख़ासकर जो एक हमारी लैंग्वेज में पेरेंट्स कहते हैं ना, अतरंगी कोर्सेज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ऐसे डिफरेंट कोर्सेज आप देखिए, फैशन डिपार्टमेंट है या मास कॉम डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट, लेकिन ऐसी कोई प्लानिंग इसको और अपग्रेड करने का कि टेक्निकल से ज़्यादा फोकस मैथ्स का नॉन टेक्निकल कोर्सेज में है, ऐसा भी लोगों को लगता है, तो इसको लेकर एक रिएक्शन आपका समझ? जी, लगातार हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं कि देश और दुनिया में जो बदलाव आ रहा है और जिन चीज़ों की मांग बढ़ रही है, जिन चीज़ों की जानकारी बढ़ रही है, क्योंकि पिछले 5-7 सालों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, तो उन सारी चीज़ों को समाहित करके नए ढंग से, नए तरीके से
उन कोर्सों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें हमारी एक टीम जो है लगातार काम करती है और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट भी तत्काल करते रहते हैं। तो इसके लिए एक पूरे टीम का गठन किया गया है, वो टीम बताती है कि न्यू आइडियोलॉजी क्या हो सकती है, जी। कैसे और बेहतर किया जा सकता है। पूरी एक रिसर्च टीम है हमारे पास जो लगातार इन चीज़ों को देखती है कि क्या क्या बदलाव पूरी देश में दुनिया में कहाँ कहाँ हो रहे हैं, या किन नई चीज़ों को दुनिया के ख्यातिनाम इंस्टीट्यूट जो है उसको लागू कर रहे हैं, किन चीज़ों को लोग अपना रहे हैं, उन चीज़ों को हम लोग भी अपने यहाँ के कोर्स में समाहित करते हैं। ओके, यहाँ पर जो बच्चे बैठे क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, कुछ कहना चाहते हैं उनसे? देखिए, ये जो इनके लिए समय है ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है और इनके ऊपर दो तरह की जिम्मेदारी है। एक तो इनके माता पिता ने जो इनके लिए सपना देखा है कि जीवन में ये कुछ बन के हमारा और अपने परिवार का और ख़ुद का नाम रोशन करेंगे, और दूसरा कि इस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 साल या 5 साल में जो कुछ ये हासिल करेंगे वो निर्धारित करेगा इनके आगे आने वाले 50 साल का, इनके जीवन के आगे 50 साल किस तरह से गुजरेंगे। ये जो अभी कॉलेज एजुकेशन में जिन चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और जो अपने अंदर बदलाव लाएंगे वो उनको आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।